वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेग चेम्स फॉर रिफॉर्म से भी जानते हैं। मोंटेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्स फॉर हमारे वाइसरॉय थे। तो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? जो जो मेंबर्स होंगे इंडियन गवर्नमेंट के, वो क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? लेजिस्लेचर को। इसके बाद हमारे जो फीचर्स आते हैं वो क्या आता है? जो सबसे पहले जो फीचर्स आता है वो क्या है कि सेंट्रल कंट्रोल को क्या कर दिया जाता है, प्रोविंसेस में रिलैक्स किया जाता है। और सेंट्रल और इसके बेसिस पे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। जिसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो है वो कानून बनाएगी। ठीक है, मतलब अब ये जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है ये एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड है और यूनिटरी है। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो क्या आता है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन से हुए? जिसमें जो गवर्नर है वो एडवाइस लेता है हमारा किसके? मिनिस्टर्स की। और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या होते थे? रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, अब उनको क्या किया जा सकता था? अगर जो सब्जेक्ट है, अब अगर रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब है कि उनको हम क्या कर सकते थे? रिमूव कर सकते थे। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो था रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। ठीक है, और इसी स्कीम ऑफ गवर्नेंस को हम बोलते हैं डायआर्की। तो प्रोविंसेस में क्या इंट्रोड्यूस की गई? डायआर्की। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस भी जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते थे, ठीक है, हाउसेस में उनको क्या चुनते थे? डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। तो डायरेक्ट इलेक्शन जब इंट्रोड्यूस की तो फ्रेंचाइजी जो थी उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। अब जो वोटिंग राइट्स थे वो किनके पास थे? ऐसे लोगों के पास जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो टैक्स देते थे, ज़्यादा टैक्स देते थे, या फिर जो एजुकेटेड लोग होते थे उनको जो था वोटिंग राइट्स जो थे वो दिए गए थे। इसके बाद जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें 6 में से 3 जो मेंबर होते थे वो कौन होते थे? इंडियंस होते थे। ठीक है, इंडियंस को भी अब जो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएट कर दिया गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कौन से पहले इंडियन थे जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स आता है वो क्या आता है? जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब जो सिख थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, उनके लिए सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स था वो प्रोवाइड किया गया। और इसके साथ ही इन्होंने एक नई पोस्ट जो थी उसको क्रिएट किया। इस पोस्ट का जो नाम था वो क्या था? हाई कमिश्नर की पोस्ट थी जो कि लंदन में होती थी। अब ये हाई कमिश्नर का काम था जो फंक्शंस हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था। ठीक है, उसके कुछ फंक्शन जो थे वो क्या किसको दे दिए गए थे? अब हाई कमिश्नर को दे दिए गए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हाई कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो किस एक्ट के अंडर बनी थी? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर बनी थी। इसके बाद हमारा जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको सेटअप किया जाता है 1926 में। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेटअप किया जाता है ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया जाता है? ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और ली कमीशन जो है 1923 और 24 में इसको एस्टाब्लिश किया गया था। ठीक है, इसी की रिपोर्ट पे जो था पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टाब्लिश कर दिया जाता है। तो इसके साथ साथ अब क्या किया जाता है? जो प्रोविंशियल बजट है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया? प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से क्या किया? सेपरेट कर दिया गया। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी वो अपना बजट खुद इनेक्ट करते थे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। जो प्रोविंशियल बजट है, ठीक है, उसको क्या किया? सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो किस एक्ट के अंडर? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर। तो इसके साथ ही अब क्या किया? स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि अब 1929 में अपॉइंट होना था। लेकिन साइमन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो 2 साल पहले ही कर दी जाती है। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न था कि साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही अपॉइंट कर दिया जाता है और 1928 में इंडिया में ये कमीशन जो था वो अराइव करता है। तो क्या रीज़न था?
जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको लगता था कि उनकी जो सत्ता है वो जाने वाली है, तो उसी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो साइमन कमीशन था उसको 2 साल पहले भेज दिया। अब साइमन कमीशन का क्या काम था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 लाया गया था, उसको स्टडी करना, उसकी जो वर्किंग है और उसकी जो प्रोग्रेस था उसको स्टडी करना इसका काम था। ठीक है। अब ये साइमन कमीशन 7 मेंबर का कमीशन था, तो 7 के 7 मेंबर कौन थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स खुद थे। तो इसी के प्रोटेस्ट में जो था, बाद में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है। अब एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड बिरकन हेड। ठीक है। आपको इनका नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि जो इंडियंस हैं वो, ठीक है, वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, ठीक है, अपने लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। ठीक है। उसको लगता है कि इंडियंस जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपने लिए जो है रिफॉर्म्स ला सकें। ठीक है। तो जो लॉर्ड बिरकन हेड है, ठीक है, वो ही रिस्पॉन्सिबल था इस कमीशन को, ठीक है, बनाने, सेटअप करने का। ठीक है। तो आपको इसका जो नाम है वो याद रखना है कि जो लॉर्ड बिरकन हेड हैं, ठीक है, वो जो थे वो क्या थे, साइमन कमीशन के दौरान जो था, उसको साइमन कमीशन को सेटअप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, लॉर्ड बिरकन हेड। तो अच्छा, एक और नाम आपको याद रखना है, वो किसका नाम याद रखना है, क्लेमेंट एटली का। ठीक है। क्यों? ये जो क्लेमेंट एटली है, ये बाद में क्या बनता है, ब्रिटेन का पीएम। ठीक। और ये जो क्लेमेंट एटली है, ये साइमन कमीशन का भी मेंबर था। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो एटली था वो किसका मेंबर था, साइमन कमीशन का मेंबर था, जो बाद में क्या बनता है, हमारा ब्रिटेन का क्या बनता है, पीएम बनता है। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी ये जो था, ये कौन था, ब्रिटेन का पीएम था उस वक्त भी। तो और जितनी भी जो पार्टी थी वो साइमन कमीशन का क्या करती हैं, विद्रोह करती हैं। ठीक है। तो लेकिन कुछ सेक्शंस थी, ठीक है, जैसे कि जो मोहम्मद शफ़ी थे, उनके द्वारा जो लीड किए जा रहे थे, कुछ लोग जो लीड कर किए जा रहे थे, जो क्या थे, अभी भी जो थे गवर्नमेंट को जो थे सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, लाला लाजपत राय, जैसे कि मैंने बताया, जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो थे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो लाला लाजपत राय जी जो थे लाहौर में, ठीक है, इनको कुछ इंजरीज होती है जिसकी वजह से ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर के जी क्या करते हैं, बहिष्कृत हितकर्मी सभा जो थी, उसके बिहाफ पे उनको लगता था कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं वो भी अभी भी, ठीक है, उनको इतनी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उनकी एजुकेशन के लिए, डिप्रेस क्लासेस की एजुकेशन के लिए वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये जो कमीशन था, ठीक है, 1930 में सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करता है, ये जो डायरकी सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रांसफर और रिजर्व स्टूडेंट्स वाला जो सिस्टम है, उसको ख़त्म करना चाहिए अब। ठीक है, उसको अबॉलिश करना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रोविंसेस में हमें क्या लानी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है। ठीक है, जो कि जो मेंबर हैं वो लेजिस्लेचर को क्या हों, रिस्पॉन्सिबल हों। ठीक है। इसके बाद जो फेडरल सिस्टम जो था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश स्टेट के लिए फेडरेशन सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो थी रिकमेंडेशन दी गई। और कम्युनल इलेक्ट्रेट, जैसे कि ये साथ साथ में, ठीक है, ये 1909 से लगातार जो था कम्युनल इलेक्ट्रेट को जो थे ये कंटिन्यू करते आ रहे थे। अब 1937 में प्रोविंसेस में क्या होती है, इलेक्शन होती है, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो लार्ज अमाउंट पे जो है हमें उनकी सत्ता जो है वो देखने को मिलती है। तो अब जो इसके साथ ही क्या करते हैं, ठीक है, जो ये प्रपोजल, साइमन कमीशन का जो प्रपोजल आया जाता है, इसको कंसीडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो इन्हीं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बेसिस पे, ठीक है, जो डिस्कशंस होती हैं, जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे एक वाइट पेपर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए एक वाइट पेपर बनाया जाता है, जिसको सबमिट किया जाता है बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट की बनाई हुई एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी होती है, उसकी कंसिडरेशन के लिए ये जो वाइट पेपर है उसको सबमिट कर दिया जाता है। अब यही जो रिकमेंडेशन थी कमेटी की, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की, ठीक है, जो कि किसके बेसिस पे आती है, साइमन कमीशन के बेसिस पे, ठीक है, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे। तो यही जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आता है, ठीक है, वो इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे आता है। तो इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट था, जिसमें आपको 321 सेक्शंस मिल जाएंगे और 10 शेड्यूल मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो किसके ऊपर बेसिस है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे,
और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो रिपोर्ट जाती है, ठीक है, और वही जो रिकमेंडेशंस हैं जो वाइट पेपर के रूप में किसके पास जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो 19 जॉइंट सेट कमेटी जो बनाती है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट भी जो थी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लाने का जो था बेसिस थी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे फीचर्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो फीचर्स आते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स है वो क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन की जो थी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। तो अब दो यूनिट बनाई जाती, ऑल इंडिया फेडरेशन की जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, ठीक है, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली यूनिट स्टेट्स हैं वो एक्ट करती हैं क्या, एज ए यूनिट, ठीक है। जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और यूनिट में, ठीक है। इसके लिए वो 3 लिस्ट बनाई जाती हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्क्रेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी उस पर कौन जो था कानून बना सकता था, हमारा सेंटर बना सकती थी, ठीक है। वो पावर किसके पास थी, सेंटर के पास। और कितने सब्जेक्ट्स थे, 59 आइटम्स थी टोटल, जो कि जिस पे फेडरल जिसके ऊपर कंट्रोल किसका था, सेंटर का। तो प्रोविंशियल लिस्ट में हमारे 54 आइटम्स आती हैं जिसके ऊपर प्रोविंसेस का जो था कंट्रोल था। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों फेडरल भी और प्रोविंसेस जो थी दोनों का कंट्रोल था। और ये टोटल आइटम कितनी थी, 36 आइटम। इसके बाद जो रेजुडेरी पावर आती है वो किसको दी जाती है, वाइसरॉय को, ठीक है। तो लेकिन ये जो फेडरेशन वाला सिस्टम है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश नहीं होता। क्यों नहीं इस्टेब्लिश होता, क्योंकि जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं वो इस सिस्टम को जो थी, इस फेडरेशन को थी ज्वाइन नहीं करती हैं। उसकी वजह से जो फेडरेशन सिस्टम है ये कभी भी जो था वो नहीं आता है। तो अब डायआर्की जो है इस 1935 एक्ट के अंदर, जो डायआर्की या प्रोविंसेस में, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और इस डायआर्की को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सेंटर में, ठीक है। जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो किस में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, सेंटर में। अब जो सेंटर में जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे उसमें गवर्नर जो है वो क्या करता है, 3 काउंसलर की हेल्प से, ठीक है, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है। तो आपको ये याद रखना है। अब ये रिजर्व सब्जेक्ट्स जो सेंटर के जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उसमें क्या क्या आता था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसको जो गवर्नर जनरल था वो कंट्रोल करता था। सबसे पहला आपका आ जाएगा रिजर्व सब्जेक्ट में डिफेंस। उसके बाद चर्च के रिलेटेड जो अफेयर्स होते थे, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, प्रेस हो गई, पुलिस हो गई, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट थे ये किस में आते थे, रिजर्व सब्जेक्ट में। और रिजर्व सब्जेक्ट का कंट्रोल किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। और गवर्नर जनरल इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गई, फॉरेस्ट हो गई, हेल्थ हो गई। तो ये जो सब्जेक्ट थे ये हमारे किस में आते थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट में, ठीक है। जो गवर्नर जनरल किसकी हेल्प एडवाइस से चलाते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे हमारे लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब प्रोविंशियल ऑटोनोमी तो आती है, तो डायआर्की भी अबॉलिश कर दी जाती है। और गवर्नर जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव का हेड है। मिनिस्टर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, ठीक है। ये प्रोविंशियल ऑटोनोमी का फीचर है, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। और जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी मिनिस्टर को थी वो रिमूव कर सकती थी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है तो जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। अपनी लेजिस्लेचर, अगर सेंटर में है तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फीचर्स होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के, ठीक है। और नेक्स्ट फीचर्स क्या होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देती है किसको, हेड को, ठीक है। अब हेड गवर्नर हो सकता है, जैसे कि आज के ज़माने में प्रेसिडेंट भी हेड है, ठीक है। तो गवर्नर हो सकता है हेड, ठीक है। उसको एडवाइस कौन देता है, काउंसिल मिनिस्टर। तो अभी अगर आप रिसेंट में देखोगे तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसकी एड से काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड से काम करता है। तो ये जो फीचर्स है वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो फीचर्स है वो आज भी आपको देखने को हमारे देश में मिलता है। इसके बाद ये डायआर्की जो है सेंटर में, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। तो अब बाई कैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस जो किया जाता है इसके अंदर, तो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म लाया जाता है। और ये 6 प्रोविंसेस का क्या नाम है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी। तो बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब हुआ, जैसे कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। तो
जो फेडरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है। तो जो फेडरल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे उनका जो टर्म होता था वो कितने सालों का होता था? 5 साल के लिए होता था, ठीक है। जो सेंटर में असेंबली होती थी उनका टर्म कितना है? 5 साल का, ठीक है। तो जो बोथ हाउसेस हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट आल्सो, और दोनों हाउसेस में प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, जो प्रिंसेस होते थे उनके, वो नॉमिनेट करते थे, अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, तो फिर वो लेजिस्लेचर में आते थे। ये इलेक्ट होके नहीं आते थे। जो प्रिंसली मेंबर्स थे वो कैसे आते थे? नॉमिनेशन से आते थे। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इलेक्ट होके आते थे, ठीक है। और कुछ जो मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया के, वो गवर्नर जनरल की नॉमिनेशन पे आते थे। तो इसका मतलब क्या है? ये पार्शली इलेक्टेड है और पार्शली नॉमिनेटेड है, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फिर से जो है वो एक्सटेंड किया जाता है। अब सिर्फ रिलीजन बेसिस पे नहीं है, अब इसको वुमन, लेबर और शेड्यूल जो कास्ट होती थी, डिप्रेस्ड क्लासेस होती थी, उसके बेसिस पे भी जो थे सेपरेट इलेक्टरेट्स जो थी वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी जो थी, ठीक है, राइट टू वोट जो था उसको एक्सटेंड किया जाता है। अब 10 जो पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन थी टोटल पॉपुलेशन की, वो उनको वोटिंग राइट जो थे वो मिले हुए थे, ठीक है। तो लगा लो कि अगर 100 में से 10 बंदे जो थे वो ही वोट डाल सकते हैं। और ये 10 बंदे कौन होते थे? जहाँ तो ब्रिटिशर्स के चापलूस, जहाँ तो फिर आप बोल सकते हो रिच क्लास होती थी, ठीक है, पढ़े लिखे लोग जो, ठीक है। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है उसको अभी भी जो थे वोटिंग राइट जो थे वो नहीं मिले हुए थे। अब 1858 में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी, 1858 के एक्ट में एक काउंसिल बनती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया, जो असिस्ट करती थी किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। अब ये जो काउंसिल थी इसको क्या कर दिया जाता है? अबॉलिश कर दिया जाता है। और अब असिस्ट करने के लिए एक एडवाइज़र की टीम जो थी वो दे दी जाती है किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या याद रखना है आपने, कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया की जो 1858 में जो बनाई जाती है उसको क्या कर दिया जाता है? अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके साथ ही आरबीआई की भी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, ठीक है। फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है 1937 में। और साथ में ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी भी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है इस एक्ट के अंडर, ठीक है। और आपको याद रखना है जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए होती है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कुछ स्टेट्स को क्या किया गया? रीऑर्गेनाइज, ठीक है। जो सिंध था उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, ठीक है। क्यों? बेटर कंट्रोल के लिए, ठीक है, कि जो ब्रिटिश थे उसको बेटर कंट्रोल कर पाएँ, इसलिए उन्होंने क्या किया? सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग कर दिया गया। बर्मा इंडिया से अलग कर दिया गया। एडन उसको भी जो था इंडिया से अलग कर दिया गया। तो ये कुछ आपको पॉइंट है वो याद रखने हैं, ठीक है। सिंध, बिहार एंड उड़ीसा, बर्मा और एडन, ये आपको याद रखने हैं। इनको क्या किया गया? ठीक है, अलग कर दिया गया, रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। और सारा निचोड़ क्या है, इसका क्या निचोड़ निकलता है? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है अभी भी जो इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है, बोथ एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और फेडरल, ठीक है, जो सुपरमेसी है वो किसकी है? अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो फेडरल रेलवे अथॉरिटी है, ठीक है, उसको भी सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, रेलवे, इंडियन रेलवे को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स आपको हमारे 1935 एक्ट में मिलते हैं। तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये जो जितने भी इस स्लाइड्स में आपको देखने को मिलता है ये एनफ है आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर लेक्चर।